पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम अपने तुर्क बहन भाइयों के साथ है। मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। जल्जला मुतासरीन के लिए आला मयार के खैमों की तैयारी तेज करेंगे। आलमी बिरादरी को तुर्क अवाम की मदद के लिए आगे आना चाहिए। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का टीआरटी को इंटरव्यू। मुश्किल वक्त में मुसीबत ज़दा लोगों की इमदाद से बढ़कर कोई नेकी नहीं। वज़ीर आज़म की तुर्की में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ पाकिस्तानी टीम से मुलाकात। वर्कर्स की शबाना रोज कोशिशों, हौसले और अज़्म की सताइश। जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, लोग तकलीफ में हैं और वक्त जाया नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा ने तुर्की के ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए $1 अरब इमदाद की अपील कर दी। इस फंड से 52 लाख अफराद को 3 माह के लिए मदद फराहम कर सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बयान। सेनेट ने ज़िमनी मालियाती बिल 2023 से मुतालिक सिफारिशात और तजावीज़ मंजूर कर लीं। इमरान खान IMF के साथ मुआहदे से रूगर्दानी करके माशी मैदान में बारूदी सुरंगें बिछा गए हैं। ज़िमनी बजट में लगाए गए टैक्स इमरान खान के किए गए वादों से कहीं कम हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कानून की पासदारी के बगैर मुल्क में जंगल राज होता है। अदालतों और इदारों की बेतौकीरी करने वालों को कुर्सी पर नहीं कटहरे में होना चाहिए। कानून की हुक्मरानी के लिए आज़ाद अदलिया जरूरी है। ऑडियो लीक्स की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। मुश्किलात के बावजूद पार्टी परचम बुलंद रखने वाले रहनुमा और कारकुन हमारे सर का ताज हैं। मुल्क और अवाम के मसाइल हल करने की अपनी तारीख फिर दोहराएंगे। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ की साबिक अरकान से गुफ्तगू। पार्टी के मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली, सोशल मीडिया और यूथ विंग्स की तंजीमें नौ पर मुशावरत। पाकिस्तान सुपर लीग का 5वां मैच पिशावर ज़ल्मी का मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। मैच देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ शो एट 6 में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाज़िया कमल। अहम खबरें आपने जानी और प्रोग्राम में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज आदियामान में तुर्क ज़ल्ज़ला मुतासरीन से मुलाकात की है। इस हवाले से तफसीलात शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के 2 रोज़ा दौरे तुर्की के हवाले से बताएं तो आज आदिमान में तुर्क ज़ल्ज़ला मुतासरीन से मुलाकात की और उनके साथ भरपूर यकजहती का इज़हार किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि तुर्क भाइयों की मदद हमारा फ़र्ज़ है। हम एक ख़ानदान की तरह हैं और तुर्की हम सब की मुश्तरका कोशिशों से जल्द मुश्किल वक़्त से निकल आएगा। तफसील जानेंगे इकरामुल्लाह महसूद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और तुर्की गहरे मजहबी और सकाफती रिश्ते में बंधे हुए हैं।
دونوں ملکوں نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کی بھرپور مدد کی ہے۔ 6 فروری کو ترکیہ میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد پاکستان مشکل میں پھنسے اپنے ترک بھائیوں کی مدد میں پیش ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ترکیہ کے زلزلے سے متاثرہ علاقے آدیامان میں متاثرین سے ملاقات میں ان سے بھرپور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی آپ کے بہن بھائی ہیں، مشکل وقت میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ assure you that the entire nation of Pakistan are standing by our brothers and sisters in Turkey, and I've come here to show our complete solidarity. Inshallah, it's a difficult time, it will be over inshallah. Ve diyor ki biz Pakistan ülkesi olarak her zaman sizin yanınızdayız ve bunun içinde buradayız. Allah sizden razı olsun. Biz tek devlet, tek milletiz. Biz kardeşiz. Teşekkür ederim. Thank you so much for your coming. ترکیہ میں زلزلے سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اور اب تک 30,000 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں۔ وزیراعظم نے زلزلہ متاثرین کو پاکستان کی طرف سے بھرپور مدد کی یقین دہانی کرائی۔ It has been one of the worst earthquakes in living memory, which has taken life of more than 30,000 Turk brothers and sisters, and colossal loss of property. This young boy is an orphan now. He has lost his mother, he has lost his father, and just another sister survived. Pakistan and Turkey are like two souls and one heart. We are like a family, and our hearts beat together. Today, I've come here to show our solidarity with the people of Turkey, and we will not rest until our Turkish brothers and sisters are back in their homes. Turkish nation is a very brave nation. International community, it's a wake-up call for them. Today it's Turkey, tomorrow, God forbid, it can be another country. I think the entire humanity now needs to come up and come to the rescue of millions of sisters and brothers in Turkey. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آدیامان میں پاکستانی ریسکیو ٹیموں سے ملاقات کی۔ انہوں نے پاک فوج اور ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کی امدادی کارروائیوں کو سراہا۔ وزیراعظم کو بتایا گیا کہ پاکستانی ریسکیو ٹیمیں زلزلے کے فوری بعد ترکیہ پہنچیں اور اب تک 14 افراد کو بحفاظت ملبے سے نکالا گیا ہے۔ وزیراعظم نے ریسکیو ٹیم کے عزم اور جذبے کو قابل ستائش قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ فخر ہے آپ جو کام کر رہے ہیں کہ خدمت انجام دے رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کی یہ خدمت شمانہ روز کی محنت زلزلہ متاثرین اور پاکستانی ریسکیو ٹیموں کے ساتھ ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے عالمی برادری، OIC، اقوام متحدہ اور تمام انسانی ہمدردی کی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ ترکیہ کے لوگوں کی مدد کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ predates to not only Khilafat movement back in early 20th century, but much before that, for the simple reason that we are two Muslim families. We have same values. We fear Allah Almighty. We believe in Quran Kareem, and Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And I think today is a time that together we will inshallah serve this nation. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ترکیہ کے شہر آدیامان میں پاکستان کی جانب سے بھیجے گئے امدادی سامان کو ترک حکام کے حوالے کیا۔ امدادی سامان پاک فضائیہ کے خصوصی طیارے کے ذریعے آدیامان لایا گیا۔ پاکستان کی جانب سے زمینی، فضائی اور بحری راستوں کے ذریعے اب تک 500 ٹن امدادی اشیاء ترک زلزلہ زدگان کے لیے بھجوائی جا چکی ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ ترک حکام کی خواہش پر پاکستان آئندہ اپنے امدادی سامان میں سردی سے بچاؤ کے خیمے بھیجے گا۔
اس سلسلے میں وہ پاکستان میں ٹینٹ مینوفیکچرر سے ملاقات کر کے انہیں زیادہ سے زیادہ سردی سے بچاؤ کے خیمے بنانے کے لیے کہیں گے۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ترکی کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ آدیمان کے ہوائی اڈے پر ترکی کے وزیر تجارت محمد موش، وزیر مواصلات عادل اسماعیلو، آدیمان کے گورنر محمد چوہدار اور دوسرے سفارتی حکام نے وزیر اعظم کو رخصت کیا۔ ناظرین، ترکی اور شام میں 6 فروری کو آنے والے زلزلے میں اموات کی تعداد 44,000 ہو گئی ہے۔ ترکی میں 38,000 اور شام میں تقریباً 6,000 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ترکی کے صوبے ہتائی میں 248 گھنٹے بعد 17 سال کی لڑکی کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا۔ انطاکیہ کے علاقے میں 228 گھنٹے بعد 13 سال کے لڑکے مصطفیٰ کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ترکی کے مرکزی بینک نے متاثرہ علاقوں میں بحالی کی سرگرمیوں کے لیے 1 ارب 60 کروڑ ڈالر مختص کیے ہیں۔ ملکی سطح پر عطیات جمع کرنے کی مہم میں 115 ارب لیرہ اکٹھے کیے جا چکے ہیں۔ صوبے ادیمان میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے متعدد دیہات خالی کرا لیے گئے ہیں۔ زلزلے سے متاثرہ ترکی کے 10 صوبوں میں متاثرین کے لیے خیمہ بستیاں قائم کی گئی ہیں۔ ترک عوام سے یکجہتی کے لیے نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینز اسٹولٹنبرگ نے انقرہ کا دورہ کیا۔ شام میں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ عالمی پابندیوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ فلاحی تنظیموں کے مطابق متاثرہ علاقوں میں سردی سے بچاؤ کے لیے خیموں اور ادویات کی اشد ضرورت ہے۔ 12 سال سے خانہ جنگی کے شکار شام میں پہلے ہی لاکھوں افراد بے گھر ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق شام کے شمال مغربی علاقے میں متاثرین کی امداد تک رسائی بہت کم ہے۔ WHO کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس ایڈھنم نے شام کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اجتماعی کوششیں وقت کی اہم ترین ضرورت ہیں۔ اقوام متحدہ نے ترکی کے زلزلہ متاثرین کے لیے 1 ارب ڈالر امداد کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ اس فنڈ میں 52 لاکھ افراد کو 3 ماہ کے لیے مدد فراہم کر سکیں گے، جس سے امدادی تنظیموں کو خوراک، تحفظ، تعلیم، پانی اور پناہگاہ کے شعبوں میں اپنے کام کو تیزی سے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، لوگ تکلیف میں ہیں اور وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ انتونیو گوتریس نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ آگے آئیں اور ہمارے دور کی سب سے بڑی قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے فنڈز فراہم کریں۔ ناظرین، پاکستان کا ترکی کے بھائیوں کے امداد کا مشن جاری ہے۔ ریسکیو ٹیمیں ترکی کے مختلف علاقوں میں ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن میں سرگرم عمل ہیں۔ ترکی میں جاری امدادی سرگرمیوں کا احوال مزید جان لیتے ہیں۔ پاکستانی ریسکیو ٹیم کی رکن دیبا شہناز صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ دیبا صاحبہ، بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے۔ دیبا صاحبہ، 6 فروری کو ترکی میں قدرتی آفت کا سامنا ہوا، وہاں پر زلزلہ آیا اور آپ جو پاکستان کی جانب سے امداد دی گئی ان ریسکیو ٹیموں میں آپ سب سے پہلی ٹیم کا حصہ تھیں۔ سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے آپ ذرا منظر کشی کیجیے گا، جب ریسکیو ٹیم وہاں پہنچی تھی تو تب وہاں پر کیا صورتحال تھی اور اب وہاں پر کیا سچویشن ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ اقوام متحدہ سے سرٹیفائڈ پاکستان سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ریسکیو 1122 کی سب سے پہلے سیکنڈ ڈے ہی زلزلے کے بعد ترکیہ میں پہنچی تو ادیامان کا جو ایریا ہے جہاں پہ آج وزیر اعظم پاکستان اپنے دورے پر تھے، وہاں پر ہی ہمیں اسائن کیا گیا کیونکہ یہاں پہ حالت کافی خراب تھی۔ اور جب ہم وہاں پہنچے تو کوئی بلڈنگ اس طرح سے مکمل طور پہ صحیح حالت میں نہیں تھی، اور وہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک انٹرنیشنل ٹیم آئی ہے تو ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ پہلے ہماری بلڈنگ کو آ کے چیک کریں، اور وہ لائف لوکیٹر چونکہ ہمارے پاس تھا، لائف لوکیٹر آئیڈینٹیفائی کرتا ہے زندہ بندہ اندر کہیں بھی سانس لے رہا ہے بلڈنگ کے تو وہ فوراً سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ تو وہ جس وقت لوگوں کو یہ پتہ چلنا شروع ہوا تو ہر ایک کا ہم نے اپنا کیمپ بیسیکلی باہر اسٹیبلش کرنے کے بجائے آفات جو وہاں کا ایریا جو لوکل ادارہ ہے اس نے جہاں پہ اپنا آفس لگایا۔ A speech made about what we are doing right and what are our possibilities. Well, ladies and gentlemen, I thought very hard about what I say to a literary audience because you know better
than many of us, that without the universality of literature, fiction, non-fiction, the written word, the spoken word, human civilization is nowhere. We keep forgetting that. We keep making it peripheral to our lives, but it is not, which is why literature festivals, counterintuitively, all over Pakistan, are like a magnet. People gravitate to them simply because this is where we tell our stories without hindrance, without too much censorship, without putting our own mental filters in. We all have them, but nature, to me, is now is the time for us to link it to our literary and cultural and civilizational origins. Civilizations did not grow without nature. They don't grow without husbanding agriculture. They don't grow without the stories we tell about ourselves, about creation, about God, about the universe. And I was just finishing, I'm still not finished, with Karen Armstrong's new book. It's called Sacred Nature. And in it, she's reviewing how nature is viewed by all religions, particularly. She's a great religiosist and has been studying religions for many years and acclaimed as a spiritual leader too in some ways. But in this book, she finds a connection and the privileging of nature, the mysticism of nature to everything. मतलब हर सूफी अपनी ज़मीन से, सूरज से, चाँद से बिल्कुल मुनासबत रखता है, बहते हुए पानी से भी. ये सारी चीज़ें इस वक्त हमारी दुनिया में सख्त रिस्क पे हैं. They are under threat. इस वक्त ये सब जो हम दरख्त के नीचे, हम हमेशा साए तले, वो कहती हैं बुद्धा ने भी दरख्त के नीचे, पीपल का दरख्त था, जो भी दरख्त था, उसके नीचे अपनी बात सोची, अपने फलसफे को जना. But she mentions Islam as the most profoundly connected to nature. And she goes through what I call the world's biggest gratitude prayer. And that's Surah Rahman, not because it's my last name, but it is the, if you relate to it spiritually, it's a gratitude prayer. فَبِيَا إِلِيَ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ. What are you saying? You're saying, thank you, God, for all that you have given me. Or throughout, she's citing the constant reference to nature. And everywhere, the nature, everywhere you look, in any religion, now this is not something she said, but if you think about notions of paradise, they are always verdant, they're always green, they're always rooted in flowing rivers, maybe milk and honey. I don't know about the virgins, but I'm definitely clear that it's got to be, I know my heaven or paradise has got to be verdant, it's got to be green, it's got to be what we call untouched. So without sounding like a person who's starved of ecotourism, I'm going to say that our connection with nature has become profoundly actually disconnected, cognitively disconnected. We just see it as part of a sideshow to our lives. It is part of our garden. It beautifies our existence. We appreciate the birds. We go and say, oh, our beaches are polluted. That's terrible. We do a bit of beach cleanup if we're good citizens. We all do that. This is how I broke my arm. I slipped on Karachi Beach, Seaview Beach. Ridiculous. Here we go. But I want to tell you that we are sadly going through an existential change in everything we have ever known. All the boundaries we created, और नूरुल हुदा बात कर रही थी वतन की. I mean, nations are much bigger than the boundaries they encompass, surely. I'm not speaking of a speech I have written. This is how one has to make the connections between one's mind and one's heart. And at the KLF, I'm sure I can. What one says and does has to come from the heart, which is why I asked for a water in a glass bottle and not this. And I can very easily make the connection between our polluting our beaches and our disavowal of nature and the use of single-use plastics. I'm very sorry, but the hotels have got to stop using them.
Governments have got to stop, mine has, they're going to be doing it even bigger, but we have to make the painful transitions. The reason climate change is not considered the biggest security threat to vulnerable communities and cultures is because we don't want to think about it, we don't want to make the painful at-home choices. Neither governments, states, economies, communities, homes, elites, everyone. No one wants to make the painful choice. They want to see the PowerPoint. The Plastics Association is showing me very, very a powerful presentation, and I said, well, all this is, great. I need to get more data. There's no knowledge about what we're doing. But after the data, after the numbers, what have you done? We're still sitting at a hotel serving us water in plastic bottles. Why? I'm 62 years old. I remember when we all drank out of glass. It wasn't so difficult. We had to boil the water, okay, again and again, but it wasn't so terrible, was it? तहजीब और सकाफत में लिटरेचर को बहुत अहमियत हासिल है। कोई भी तहजीब लिटरेचर के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान तकरीब से खिताब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अदब इंसान को कुदरत से जोड़ने में अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, हम तुर्की की सूरत हाल की बात कर रहे थे। पाकिस्तान का तुर्की के भाइयों के लिए इमदादी मिशन जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी 2 रोज़ा दौरा तुर्किया मुकम्मल करके वापस आ चुके हैं और रेस्क्यू टीमें जो पाकिस्तान की तरफ से वहाँ भेजी गई थी, उन्हीं में से रेस्क्यू टीम की एक मेंबर दीबा शहनाज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। दीबा साहिबा, हम आपसे जान रहे थे कि वहाँ पर उस वक्त क्या सिचुएशन थी और अभी क्या सिचुएशन है। आप ज़रा बात मुकम्मल कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कि वो बहुत पैनिक सिचुएशन थी। एवरीबडी वांटेड कि उसकी बिल्डिंग को पहले चेक किया जाए। फिर हमने लाइव लोकेटर की मदद से इस वक्त तक हताया में और अदियामान में सैकड़ों बिल्डिंग्स को सर्च किया, लोकेट किया और हेल्प आउट ना सिर्फ दूसरी टीमों को किया कि वहाँ पे लाइव विक्टिम है कि नहीं, बल्कि खुद भी जो वीक लॉन्ग का ऑपरेशन अदियामान में किया, उसमें 6 लाइव सिर्फ पाकिस्तान रेस्क्यू टीम 1122 की जो है इन्होंने निकाले और 9 ऐसी साइट्स जिसमें दूसरों को हेल्प आउट किया। तो 15 विक्टिम्स ये थे जो अलाइव निकाले गए। और इसके अलावा जो एक्सट्रिकेट किए गए डेड बॉडीज, उसमें 60 पीपल जो हैं डेड बॉडीज वो एक्सट्रिकेट की गई और फिर 164 ऐसी जगह आइडेंटिफाई की गई जहाँ पे डेड बॉडीज मौजूद हैं। और इसके अलावा जब हमने अदियामान छोड़ा और हताए के लिए मूव हुए तो जो हमारे पास अपने टेंट्स थे वो 10 टेंट्स और जो मील रेडी टू ईट है वो भी हम वहाँ पे डोनेट करके आए, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त लोगों की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो टेंट्स की थी। और हमें ये लगा कि बजाय इसके कि हम अपने लिए ये आगे लेके जाएं, इसको कम कर देते और हमने जो पॉसिबल था उनको दे कर आए। और पाकिस्तान रेस्क्यू टीम इस वक्त भी हताए में मौजूद है और वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रही है। और ये हमारा जो टर्किया के भाइयों बहनों की फीलिंग्स हैं वो आप मुख्तलिफ फुटेजेस में देख रहे होंगे। वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक तशक्कुर अमेज उनके एक लहजा चीज़ें थी और वो जितनी भी टीमें मदद के लिए आई थी। और ये बहुत बड़ा सानहा था जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ने बर वक्त डिसीजन किया और वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तान रेस्क्यू टीम जो कि वाकई सर्टिफाइड थी और इंटरनेशनल टीमों के साथ उस लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन कर सक रही थी। और तमाम जिसमें सर्टिफाइड टीमें UN की आती हैं और जिस प्रोसीजर के तहत सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करती हैं उसके मुताबिक हमने वहाँ पे शुरू किया। ये एक बहुत बड़ी मुताबिक शुरू किया। अच्छा दीबा साहब, ये फरमाइएगा, जैसा कि आपने कहा कि जब आप वहाँ पर पहुंचे बिल्कुल इब्तदाई सिचुएशन थी और बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन भी थी। तिब्बी सहूलियात के हवाले से आगाह कीजिएगा, तिब्बी सहूलियात कैसी थी, किस तरीके से मैनेज किया गया कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जाए? जी, उसमें मुख्तलिफ जगहों की जो उनकी लोकल आफात की टीमें थी, मुख्तलिफ NGOs की टीमें थी जो आके हेल्प आउट करी थी। और जो तिब्बी सहूलियात के हवाले से था, देखें वो वक्त था जिस वक्त मलबे से लोगों को निकाला जा रहा था और उसमें 1122 उनकी जो इमरजेंसी सर्विस थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वो भी अवेलेबल थी, क्योंकि मैंने भी जो विक्टिम एक निकाली थी उसके लिए भी पहले से ही एम्बुलेंस कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे मंगवाई गई थी। इसी तरह से 3 विक्टिम हमने एक और जगह से निकाले, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनके साथ पहले कोऑर्डिनेट करते थे, उन्हें बता देते थे कि अब वो विक्टिम को एक्सट्रिकेट करें तो एम्बुलेंस पहले से आ जाती थी। तो वहाँ एज सच हमें तिब्बी सहूलियात के हवाले से मसला नहीं हुआ। दूसरा, इंटरनेशनल टीम्स जो होती हैं उसमें टीम डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ की पूरी टीम होती है, तो हमारे पास अपने पास भी अपनी टीम और वहाँ की मदद के लिए भी मेडिकल टीम का दस्ता भी मौजूद था।
सही। दीपा साहब, ये भी फरमाएगा, जिस तरह से सबसे पहले जो टीम गई थी, आप उस टीम का हिस्सा थी। अभी आप जिस तरह से फरमा रही थी कि हिताय में आप मौजूद थे, वहां पर आपने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। अभी पाकिस्तान की जानिब से कितनी रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद हैं, और कौन कौन से इलाके में पाकिस्तान की रेस्क्यू टीमें जो हैं वहां पर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं? जो पाकिस्तान आर्मी की टीम थी और रेस्क्यू 1112 की टीम ने जो स्टार्ट ऑपरेशन किया वो एदियामान में किया। उसके बाद हमने अपनी साइट क्लियर करके हमारी टीम सर्च एंड रेस्क्यू के स्क्वाड हताई में चले गए, और हमारे पास अल हिदमत से पाकिस्तान से जो डेलीगेशन कंटीजेंट गया था उससे भी हमें रिपोर्ट किया था, और हमने उनको पूरे मैप में से ये वहाँ के लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके, आफात के साथ कोऑर्डिनेट करके ये बता दिया था कि उन्होंने चूंकि रिलीफ एक्टिविटीज में हेल्प आउट करना है और उन्होंने टेंट्स वगैरह का अरेंज करना है, तो वो कौन सी जगह पे करेंगे। तो इस तरह एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत हमारी जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो मिलकर काम कर रही थी। बिल्कुल सही। अच्छा दीपा साहब, ये फरमाइएगा कि जब हम एक इलाके से दूसरे इलाके में मूव करते हैं तो वहाँ पर उनसे कम्युनिकेट करने के लिए ज़बान बहुत अहमियत की हामिल होती है। क्या ज़बान का एक बैरियर दरमियान में आया जब आपने वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की, उनकी मदद करने की कोशिश की, और ये कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प आउट किया जा सके? उनसे कम्युनिकेट किस तरीके से किया? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये बहुत बड़ी वजह है कि अगर ये फेलियर की वजह बन सकती है अगर आप मदद करने भी जाएं और आपको लैंग्वेज ना आती हो। और लकीली वहाँ का कल्चर मुझे इतना पसंद आया कि वहाँ पढ़े लिखे वॉलंटियर्स हेल्प आउट करते हैं, और इस्तांबुल से जिस फ्लाइट में हम गए वहाँ पे वॉलंटियर्स हमारे साथ अटैच हुई, और उन्होंने थ्रू आउट डे 1 से हमारे साथ ही कैंप किया, हमें ट्रांसलेट करने में, आफात के साथ कोऑर्डिनेट करने में, और हर जगह इवन विक्टिम के साथ जिस वक्त कम्युनिकेशन हम अंदर कर रहे हैं वो अगर अलाइव है तो उससे बातचीत करनी होती है, उसमें बहुत हेल्प आउट किया उन्होंने। और मैं हैरान रह गई हूँ कि किस तरह से यंग बच्चियां इवन और यूथ हमारी वहाँ पे मुस्लिम फीमेल्स इवन वो एक शहर से जैसे कराची जा रही हो या कराची से इस्लामाबाद आ रही हो, और वो आके वॉलंटेरली सर्विसेज दे रही हैं, वॉलंटेरली कैंपिंग कर रही हैं। कोई और इशू, कोई और चीज़ उनको सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ें, कोई फियर नहीं, कुछ नहीं, और वो लगातार डे नाइट हमारे साथ, हम भी जाग रहे हैं और अपने स्क्वाड्स को एक के बाद दूसरा भेजी जा रहे हैं, और वो हमें बताई जा रहे हैं कि अब इसका फ़ोन आया, अब इसका, फिर ऊपर जाके दर्ज कराते थे आफात के सेंटर में, फिर वहाँ से अपने डाटा बैंक में डाल के अपनी इंसराग इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप है जो UN का, उसके जो कम्युनिकेशन का। जी, बहुत शुक्रिया दीपा शहनाज साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और तुर्किया की सूरत हाल से भी हमें आगाह किया। वहाँ पर जो भी रेस्क्यू सरगर्मियाँ रहीं उनसे हमें आगाह किया। रुकन है पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम की, वो टीम जो सबसे पहले तुर्किया पहुँची और तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन बहन भाइयों की उन्होंने मदद भी की, और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी काशिफ पूरी कोशिश की जा रही है कि तुर्किया के जो इस वक्त ज़लज़ला मुतासरीन हैं उनकी जितनी मदद हो सके वो हर मुमकिन मदद की जाए। बिल्कुल। और नाज़रीन, NDMA की जानिब से तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की तरसील जारी है, जबकि दोनों मुल्कों में पाकिस्तान के रेस्क्यू और तिब्बी अमला भी रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट है राना इफ्तिखार अहमद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हदायत पर NDMA तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी रास्ते सर्दी से बचाव के लिए खैमे, कंबल, अद्वियात और खाने पीने समेत दूसरा ज़रूरी इमदादी सामान पहुँचा रहा है। इस वक्त तक हम तकरीबन 600 टन से ज़ायद सामान दोनों ममालिक में भिजवा चुके हैं, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ कोर्स वो तुर्किया जा चुके हैं, 35 टन के करीब शाम जा चुके हैं। तकरीबन 21 फ़्लाइट्स ऑपरेट की हैं तुर्की के लिए, जिसमें हमने 4 फ़्लाइट्स हायर की हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की, और उसमें से 13 फ़्लाइट्स PIA की हैं। 40,000 के करीब ब्लैंकेट्स गए हैं, 6,500 विंटराइज टेंट्स गए हैं। पाकिस्तान नेवी के थ्रू उनके जहाज़ को हम हायर कर रहे हैं। फर्दर रिलीफ है जिसमें अशया खुर्दनोश भी शामिल होंगी, और ज़्यादा अद्वियात जो उनकी ज़रूरत हो वो हम वहाँ पहुँचाएंगे। NDMA की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान आर्मी, रेस्क्यू 1112, CDA की सर्च एंड रेस्क्यू और पिम्स अस्पताल की डॉक्टरों की टीमें तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। सबसे पहले जो फॉरेन टीम्स थी उसमें से पाकिस्तान था, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम पाकिस्तान आर्मी की है, 6 फरवरी को ही उधर पहुंच गए थे। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज की उसके 55 अफराद पे मुश्तमिल एक टीम वो भी उधर पहुंच गई। दोनों एदियामान में अपनी उन्होंने खिदमात अंजाम दी, और वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 150 साइट्स को क्लियर किया, 15 अफराद को उन्होंने रेस्क्यू किया। तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली में मदद के लिए वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर रिलीफ फंड भी कायम किया गया है,
جس میں مخیر افراد سے بڑھ چڑھ کر عطیات دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ برادر اسلامی ملک ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کے لیے 250 ٹن امدادی سامان پاک ایران کے سرحدی شہر تافتان پہنچ گیا ہے، جسے کسٹم کلیئرنس کے بعد FIA ٹرانزٹ گیٹ سے ایران روانہ کیا گیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں سلیم بلوچ۔ برادر اسلامی ممالک ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان پر مشتمل NLC کے ٹرالرز پاک ایران کے سرحدی شہر تفتان پہنچے ہیں اور آج مزید 5 ٹریلرز امدادی سامان لے کر پہنچیں گے، جنہیں کلیئرنگ کے بعد FIA ٹرانزٹ گیٹ سے ترکیہ اور شام بھیجا جائے گا۔ 21 ٹرالرز پر امدادی سامان 250 ٹن پر مشتمل ہے، جن میں کمبل، خیمے اور دوسری چیزیں شامل ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی ہدایت پر زمینی راستے سے زلزلہ متاثرین کے لیے امداد کا یہ پہلا کیمپ ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے دیگر شہروں میں امداد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، جنہیں تفتان سے NLC کی نگرانی میں بھیجا جائے گا۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں گے کہ سینٹ نے ضمنی مالیاتی بل 2023 سے متعلق سفارشات اور تجاویز کی منظوری دیتے ہوئے حتمی منظوری کے لیے قومی اسمبلی کو بھجوا دی ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ ضمنی بجٹ میں لگائے گئے ٹیکس عمران خان کے IMF کے ساتھ کیے گئے معاہدے سے کہیں کم ہے۔ چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں ہونے والے سینٹ اجلاس میں سینیٹر سعدیہ عباسی نے قائمہ کمیٹی فائنانس کی جانب سے ضمنی مالیاتی بجٹ 2023 سے متعلق تیار کردہ سفارشات ایوان میں پیش کیں، جس کی ایوان نے کثرت رائے سے منظوری دی۔ ضمنی بجٹ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اپوزیشن کو ضمنی بجٹ پر تنقید سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے۔ وزیر قانون نے کہا کہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ انہوں نے اپوزیشن کو پھر دعوت دی کہ ملکی استحکام اور معاشی بہتری کے لیے مذاکرات کی میز پر آئیں۔ وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ IMF معاہدے کی شق 4 میں لکھا ہوا ہے کہ ٹیکسز میں اضافے کی یقین دہانی عمران حکومت کر گئی تھی۔ مہنگائی سے باخبر ہیں، لیکن ہمارے پاس IMF کے پاس جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جلد کفایت شعاری پالیسی کا اعلان کریں گے۔ وفاقی کابینہ میں شامل مشیر اور معاونین خصوصی تنخواہیں نہیں لے رہے۔ اپوزیشن ہمارے جذبات سے کھیلنے کی بجائے آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کر مساق معیشت پر بات کرے۔ قائد حزب اختلاف سینیٹر وسیم شہزاد سمیت اپوزیشن ارکان نے ضمنی بجٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ عوام پر مزید ٹیکس لگانے کی بجائے سرکاری افسران اور مراعات یافتہ طبقے کی مفت سرکاری سہولیات ختم کرنی چاہیے۔ حکومتی سینیٹرز نے موقف اختیار کیا کہ موجودہ حکومت کو تباہ حال معیشت ورثے میں ملی۔ IMF کے ساتھ معاہدہ عمران نیازی کی گزشتہ حکومت کر گئی تھی، تاہم جاتے جاتے معاہدے سے روگردانی کر کے معاشی میدان میں بارودی سرنگیں بچھا گئے۔ قومی اسمبلی نے پی روشن شاہ انسٹیٹیوٹ آف پروگرام سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میران شاہ بل 2023 کی منظوری دے دی ہے۔ بل رکن اسمبلی زیب جعفر نے پیش کیا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں ضمنی مالیاتی بل 2023 پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے ارکان اسمبلی نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے مساق معیشت ناگزیر ہے۔ حکومت کوئی بھی ہو، معاشی ترقی کا سفر جاری رہنا چاہیے۔ اتحادی حکومت ملکی معیشت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ IMF معاہدہ حکومت سے نہیں، ریاست سے ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے غلام محمود ڈوگر کا CCPO لاہور کے عہدے سے تبادلے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے۔ دوران سماعت عدالت کے استفسار پر سیکریٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ طبیعت ناساز ہونے کے باعث چیف الیکشن کمشنر عدالت نہیں آ سکے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے رواں سال 23 جنوری کو پولیس افسر غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کی زبانی درخواست کی تھی۔ 24 جنوری کو تحریری درخواست موصول ہوئی، جس کی 6 فروری کو منظوری دی گئی۔ عدالت نے کہا کہ کیا عام حالات میں بھی زبانی درخواست پر احکامات جاری ہوتے ہیں؟ کیا آئینی ادارے زبانی احکامات جاری کر سکتے ہیں؟ عدالت نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر نہیں بلکہ الیکشن کمیشن تبادلوں کی منظوری دے سکتا ہے۔ کیا الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات چیف الیکشن کمیشن کو تفویض کیے ہیں؟ الیکشن کمیشن کے DG لاء نے بتایا کہ اختیارات تفویض کرنے کے حوالے سے کوئی دستاویز موجود نہیں۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز کی لاہور کی تنظیم اور پارٹی کے سابق MPs کے ساتھ ملاقات میں فیصلے کیے گئے ہیں کہ لاہور کے تمام حلقوں کے لیے شماریاتی کوڈ، یونین کونسل، صوبائی سطح پر تنظیم سازی کے لیے آرگنائزنگ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں۔ تمام عہدیداروں اور MPs کو اگلے ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ پارٹی کی ازسر نو تنظیم سازی کو ایک تحریک کا نام دیا گیا۔ اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے دن رات محنت کرنے اور پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کام اور صرف کام کے نظریے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं कि आज़ाद अदलिया कानून की हुक्मरानी के लिए ज़रूरी है। कानून की पासदारी के बगैर मुल्क जंगल बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि ऑडियो लीक्स की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। मौजूदा माशी अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमत है। ये टेप्स जो आई हैं ये मामूली टेप्स नहीं हैं। इन्होंने निज़ाम अदल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया है। अगर ये झूठी हैं तो जिसने ये सवाल लगाया है उसे करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर ये सच्ची हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि इस टेप के किरदारों को अपने इस किरदार के लिए जवाबदेह होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान जिन बहरानों में घिरा हुआ है इसमें हम मज़ीद अदालती तनाज़ात के मुतहम्मल नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने कहा है कि इमरान खान और उनके हवारियों ने सख्त शराइत पर IMF से मुआहिदा करके मुल्क को दिवालिया करने की साजिश की। सही कसर अरबों रुपए कर्जों ने पूरी कर दी जो गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान लिए गए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक का ऐलान करके इमरान खान भाग रहा है क्योंकि वो सियासी वर्कर नहीं। राना मशहूद ने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके मुल्क की तरक्की का पहिया रोका गया। अब अवाम के साथ मजीद खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान में जब भी तरक्की का सफर शुरू किया जाता है तो चंद साजिशी अनासर उसमें रखना डालने के लिए एक एजेंडे के ऊपर सरगर्म हो जाते हैं। आज कौम सवाल करती है कि जब 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी, जब दहशतगर्दी थी, लोड शेडिंग थी, महंगाई थी, गुर्बत थी, बेरोजगारी थी, और नवाज शरीफ साहब ने आके ना सिर्फ मईशत को संभाला, जमहूरियत को मजबूत किया, अदारों को मजबूत किया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आज़मा बुखारी ने कहा है कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल फिर से सवालिया निशान बन चुका है और ये लम्हा फिक्रिया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज़मा बुखारी ने कहा कि पिछले 4 माह से इमरान खान वर्जिश कर रहे हैं, कौम से खिताब और इजलास हो रहे हैं, लेकिन अदालत नहीं जा सकते और इस्तिस्ना पर इस्तिस्ना लिया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में अब कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की 5वां मैच जारी है। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान आमने सामने हैं, जबकि पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। ज़ीशान क़य्यूम हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनसे मैच का अहवाल जान लेते हैं। ज़ीशान, इस वक्त ये जो टाकरा चल रहा है इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज बड़े ज़बरदस्त किस्म का एक टाकरा है। 2 फेवरेट प्लेयर्स जो हैं वो दोनों टीमों के कैप्टन्स हैं, पाकिस्तानी कौम के वो फेवरेट प्लेयर्स हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। और बाबर आजम जो है वो पेशावर ज़ल्मी की क़यादत कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान को लीड कर रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता है आज और फील्डिंग का फैसला किया है। मुल्तान में ये मैच खेला जा रहा है, यानी कि मुल्तान की टीम को थोड़ा सा एज होगा अपने होम ग्राउंड का, जबकि पेशावर की टीम इस सीज़न में जो है ये एज हासिल नहीं कर सकती। इंशाल्लाह अगले साल जो है वो कोयटा और पेशावर की टीमें अपने होम ग्राउंड पर खेलेंगी। आज जब मुल्तान के जो ओपनर्स हैं मैदान में आए तो शान मसूद और मोहम्मद रिजवान ने जो है वो इनिंग्स का आगाज़ किया और उन्होंने तकरीबन 8 की जो एवरेज थी उसके साथ स्कोर को आगे बढ़ाते
गए और 54 रन्स पर जो है वो शान मसूद फिर आउट हो गए थे। अब काफ़ी अच्छी बैटिंग है इनके पास, जो है वो रिले रॉसियो हैं, इस डेविड मिलर हैं, पोलार्ड हैं मुल्तान के पास, खुशदिल शाह है, कार्लोस ब्रेथवेट हैं, तो अच्छी खासी डेप्थ है। 7 नंबर तक इनके पास बैटिंग है, तो मेरे ख्याल में ये एटलीस्ट 180 से ऊपर स्कोर इनको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि पेशावर की टीम जो है वो भी काफ़ी अच्छी टीम है और उनके पास भी अच्छे बल्लेबाज हैं। तो बाबर आजम उनके पास हैं, तो इससे ज़्यादा उनको और क्या चाहिए। तो मेरे ख्याल में 180 प्लस जो है वो फाइटिंग टोटल होगा इसके बाद। सही। अच्छा ज़ीशान, 180 प्लस आप कह रहे हैं कि फाइटिंग होगा, तो आप क्या समझते हैं कि जो पेशावर ज़ल्मी की टीम है उसको थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा ये चेज करने के लिए? बिल्कुल जी, अगर 180 प्लस होगा तो पेशावर की पूरी जो उम्मीदें हैं वो उनके कप्तान बाबर आजम पर हैं, जिन्होंने पहले मैच में जो है वो 68 रन्स की इनिंग्स खेली थी। तो आज भी जो है वो पेशावर को ज़रूरत होगी अपने कप्तान की इनिंग्स की, क्योंकि पेशावर के पास अगर आप दीगर बल्लेबाज देखें तो काफ़ी यंग और एनर्जेटिक हैं। उनके पास मोहम्मद हारिस हैं, जिन्होंने देखा था वर्ल्ड कप में, आपने देखा कि उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी T20 वर्ल्ड कप में। और गुज़िश्ता रोज़ बाबर आजम जो है वो मोहम्मद हारिस को काफ़ी ज़्यादा टिप्स भी देते रहे जो है इन PSL में कि किस तरह की पिचेस पे किस तरह से खेलना है। साइम अयूब है इनके पास, टॉम कॉलर कैडमोर हैं, जिन्होंने पहला मैच जो पेशावर ज़ल्मी का था उसमें एक मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी, जिन्होंने भनुका राजापक्सा जो श्रीलंका के हैं लेफ्ट हैंडेड बैटर, उनको भी टीम में पेशावर ज़ल्मी ने शामिल किया है। रोमन पावल हैं इनके पास, जिमी निशम जो हैं वो 7वें नंबर पर आ रहे हैं, तो इनके पास भी काफ़ी अच्छी बैटिंग है और T20 के काफ़ी इन्होंने बैटर्स रखे हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मुकाबला होने लगा है दोनों टीमों का। सिर्फ मुल्तान को अगर थोड़ा सा आप कह लें कि उनको डिसएडवांटेज है तो वो शाहनवाज धानी का है कि उनके जो मेन स्ट्राइक बॉलर थे वो अनफिट हो गए हैं, उनकी उंगली फ्रैक्चर हुई है, उसका गुज़िश्ता रोज़ सर्जरी भी उसकी हो गई थी। तो वहाब रियाज जो हैं वो लीड कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के बॉलिंग लाइनअप को। तो ये मेरे ख्याल में पेशावर को बॉलिंग में एज ज़रूर है, लेकिन बैटिंग में दोनों टीमें जो हैं वो तकरीबन जो है वो मुकाबले की टीमें हैं। अच्छा, मुल्तान सुल्तान के आपने इतने सारे एडवांटेज हमें बता दिए हैं कि जी मुल्तान की पिच जो है वो फ्रेंडली है मुल्तान सुल्तान के लिए, उनके जो टीम के लोग हैं वो बड़े अच्छे खिलाड़ी उनके साथ हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के हवाले से आप कह रहे हैं कि जी बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर, यहाँ पर वो खेल रहे हैं तो अगले सीजन में पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ा आसान होगा। तो मुल्तान को इसका मतलब एज है कि वहाँ की पिच फ्रेंडली है। तो आज के अगर मैच की अगर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि जो क्रिकेट शायकीन उनको बड़ा दिलचस्प मैच देखने को मिलेगा। बिल्कुल जी, मुल्तान की पिच जो है वो बैटिंग फ्रेंडली है और पहले मैच में भी आपने देखा कि किस तरह से जो है वो दोनों टीमों को जो है बैटिंग एज रहा था। आपने अगर पहला मैच देखें जहां पर PSL की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तो 1 रन से जो है वो फ़र्क से वो मैच जो है वो जीता गया था, तो बहुत ज़्यादा क्लोज था। इसकी वजह यही थी कि बैटिंग फ्रेंडली थी, तो टीमें जो हैं वो अपने बैटर्स को जो है वो लेकर आगे चल रही हैं और चेज़ भी अच्छा हो रहा है, कोई टीम चेज़ करने के करीब भी पहुँच रही है, तो छक्के और चौकों की जो है वो बारिश हो रही है। यही क्राउड चाहते हैं। PSL नाम ही इसी का, PSL की बेसिकली जो शोहरत है वो इसकी वैसे बॉलिंग है कि पाकिस्तान सुपर लीग जैसी बॉलिंग जो है वो दुनिया की किसी लीग में नजर नहीं आती। बैटिंग तो नजर आती है लेकिन बॉलिंग नजर नहीं आती। मेरे ख्याल में फ्रेंडली पिचेस इसीलिए बनाई जा रही हैं कि शायकीन थोड़े से जब चौके छक्के देखते तो उनको ज्यादा जो है वो तफरी मुहैया होती है। तो यही वजह है कि बॉलिंग तो चलें, आप हमारे बॉलर जो है वो किसी भी पिच पर बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर बैटिंग फ्रेंडली हो तो उस पर बॉलिंग करने का असल मजा आता है। अच्छा ज़ीशान, आज के मैच की तो हम पर्टिकुलरली बात कर ही रहे हैं कि आज के मैच की क्या सिचुएशन है, कौन सी टीम का पलड़ा भारी हो सकता है, कितना अगर टारगेट हो तो आसान होगा उस हदफ को जो है वो अचीव करना। लेकिन अगर हम ओवरऑल PSL की बात करें तो ये 5वां मैच चल रहा है और हमेशा से हमने देखा है कि PSL में से नया टैलेंट हमें बहुत मिलता है और जब भी PSL का सीजन होता है उसके बाद जी बहुत अच्छे खिलाड़ी हमें मिलते हैं जो कि आगे जाते हैं। तो ये जो इस वक्त अब मैच हो रहे हैं इसमें आपको लग रहा है कुछ नया टैलेंट सामने आएगा? देखिए, सबसे बड़ा टैलेंट तो मुल्तान का ही सामने आया है। एहसान उल्लाह जो बॉलर हैं उन्होंने 150 प्लस जो है वो न सिर्फ पहले मैच में बॉलिंग की बल्कि 5 विकेटें उन्होंने जिस तरह से कोयटा की हासिल की थी। हालांकि कोयटा की जो बैटिंग लाइनअप है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तस्वुर की जाती है T20 क्रिकेट के लिहाज से, लेकिन उन्होंने जिस तरह से उनके 5 बल्लेबाजों की विकेटें उड़ाई हैं और वो इमर्जिंग कैटेगरी से आए हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो पहले जो है वो डायमंड गोल्ड प्लेटिनम कैटेगरी में नहीं थे, इमर्जिंग कैटेगरी से वो एहसानुल्लाह ऊपर आए हैं और आते ही उन्होंने दुनिया के टॉप बल्लेबाजों की जो है वो विकेटें उड़ा दी। सबसे पहले उन्होंने जेसन रॉय की जो विकेट उड़ाई थी वो उनकी फेवरेट विकेट है और उनका इंटरव्यू में देख रहा था, वो कह रहे थे कि उन्होंने ये जो सोशल मीडिया पर वकार यूनुस की जो मैचेस की वीडियोस हैं उसको उन्होंने देखकर कॉपी किया और वकार यूनुस से ही ज़्यादातर उन्होंने सीखने की कोशिश की कि किसी कंडीशन में किस तरह की बॉल करनी है। यही जो है चीज़ थी ये उनको काफ़ी मददगार साबित हुई PSL में और उन्होंने अपने पहले ही मैच में जो है वो धाक बिठा दी।
बिल्कुल अपने पहले ही मैच में धाक बिठा दी। और आज के मैच की अगर हम बात करें तो एक ज़बरदस्त टाकरा होने जा रहा है और एक दिलचस्प मैच शायकीन क्रिकेट को देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया ज़ीशान क़य्यूम, आप हमारे साथ रहे। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 की। तो यहाँ आपको बताते चलें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 18 साल से कम उम्र के अफराद के लिए PSL के मैचेस की टिकटों की कीमत निस्फ कर दी है। और PCB ने टिकट्स में कमी का फैसला कराची में होने वाले मैचेस में शायकीन की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए किया है। 18 बरस से कम उम्र शायकीन अपना बेफाम दिखाकर आधी कीमत पर टिकट हासिल कर सकेंगे। कीमतों में कमी का ऐलान फिलहाल सिर्फ कराची के मैचेस के लिए किया गया है। PCB ने कीमतों में रियायत का फैसला नौजवान नस्ल में खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए किया है। और पाकिस्तान सुपर लीग में अपने दूसरे मैच की तैयारी के लिए दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने तरबियती सेशन में हिस्सा लिया। कलंदर्स ने मोइन खान क्रिकेट अकादमी में भरपूर ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने 3 घंटे के नेट प्रैक्टिस के दौरान बॉलिंग और बैटिंग पर तवज्जो मरकूज रखी। स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान ने फील्डिंग की ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। लाहौर कलंदर्स अपने दूसरे मैच में 19 फरवरी को कराची किंग्स के मध्य मुकाबिल होंगे। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 रन से शिकस्त दी थी। और लाहौर कलंदर्स ने हॉकी लीग के लिए ट्रायल्स का आगाज कर दिया है। कलंदर्स ने कौमी खेल हॉकी के फरोग के लिए ट्रायल्स की इब्तिदा कराची से की है। नए टैलेंट की तलाश के लिए पहला प्रोग्राम हॉकी एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स में मुनाकिद हुआ। ओपन ट्रायल्स के मौके पर लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी, साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद, कलंदर्स इंतजामिया भी मौजूद थी। साबिक ओलंपियन शकील अब्बासी और हनीफ खान ट्रायल्स की निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और पेशावर ज़ल्मी के सदर इंज़माम उल हक का कहना है कि PSL में सारी टीमें अच्छी हैं, अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंज़माम उल हक ने कहा कि PSL 8 के इब्तदाई मैचेस अच्छे हुए। शायकीन ने हमेशा गैर मुल्की मेहमानों को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि PSL ने पाकिस्तानी टीम को बहुत अच्छे खिलाड़ी दिए हैं। नए आने वाले खिलाड़ियों को सीनियर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। नाज़रीन, आपने इंज़माम उल हक के हवाले से सुना कि उन्होंने कहा है कि PSL की सारी टीमें जो हैं वो अच्छा खेल रही हैं, अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। लेकिन जब भी PSL का कोई भी सीज़न होता है, सारी टीमें मध्य मुकाबले होती हैं, लेकिन हमेशा नाज़रीन हम एक ही बात करते हैं कि कोई भी टीम जीते लेकिन जीत पाकिस्तान की होती है। और सबसे बेहतर ये होता है कि हमें एक तो नया टैलेंट देखने को मिल जाता है, उसके बाद हमारे होम ग्राउंड पर जो मुकाबले हो रहे होते हैं शायकीन क्रिकेट के लिए नहायत जो है वो पुरजोश होते हैं शायकीन क्रिकेट। और अभी इस बार तो PCB की जानिब से इंतहाई खुशाइंद कदम उठाया गया है कि जो 18 साल से कम शायकीन क्रिकेट है उनके लिए टिकट आदि कर दी गई है। तो जो लोग 18 साल से कम है अपना बेफाम उठाएं और फौरन से क्रिकेट स्टेडियम पहुंच जाएं, अपना टिकट हासिल करें और मैच के बराह रास्त मनाजिर एंजॉय करें। तो नाज़िया जी, और इसके साथ साथ काशिफ ये भी बहुत खुशाइंद बात है कि जो खेलों की वापसी का एक सिलसिला है वो बहुत तेज़ी से जारी है। और यहाँ पर अब शायकीन क्रिकेट जो हैं वो पुरजोश हैं, पहले से ज़्यादा पुरजोश हैं। और ख़ास तौर पर जो टिकट्स के हवाले से आपने एक खबर दी है हमारे शायकीन क्रिकेट को, वो यकीनन खुशाइंद है। बहरहाल जी, उम्मीद करते हैं कि हमारे जो PSL 8 के तमाम मैचेस हैं वो दिलचस्प रहेंगे और तमाम टीमें अच्छा परफॉर्म करेंगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।